हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मैराथन क्लास, जिसमें हम कुछ एक टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक कौन कौन से होंगे और किस प्रकार करेंगे, एक बार जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा के इतिहास का, कि हिंदी जो शब्द है वो कहाँ से आया है, किस भाषा का है, हिंदी का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है, या फिर मैं कहूँ कितनी भाषाएँ हमारे संविधान के अनुसार हमारे पास हैं, या फिर मैं कहूँ कितनी बोलियाँ हैं, ये हिंदी भाषा कहाँ से आई थी, ये बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि इससे पहले कौन सी भाषा हमारे पास होती थी। उसके बाद हम चलेंगे वर्ण एवं वर्णमाला, कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई वर्ण है उसको किन किन नामों से जाना जा सकता है, कौन से लुंठित वर्ण होते हैं, कौन से उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, कौन से वर्ण एक या दो ऐसे होते हैं जिनसे कोई शब्द ही नहीं बनता, या कौन से ऐसे वर्ण जिनसे कोई शब्द बनाना नहीं चाहिए क्योंकि बनाओगे तो अशुद्ध बनेगा। उसके बाद वर्णमाला को किस किस नाम से जाना जाता है, कितने भागों में बांटा गया है, ये जो वर्ण है अभ्यंतर कितने हैं, बाह्यंतर कितने हैं, ठीक है, अगर स्वर कितने हैं, पश्च स्वर कितने हैं, मध्य स्वर, इन सब का जिक्र हम दूसरे टॉपिक में करेंगे। उसके बाद है संधि। संधि के तीनों पार्ट हम करेंगे, और तीनों पार्टों से हटकर वर्णागम संधि होती है, वर्ण विच्छेद संधि होती है, इन सभी संधियों को हम जानेंगे। मगर सारे के सारे जो भी टॉपिक करेंगे ट्रिकली करेंगे, ट्रिक के अनुसार करेंगे, अर्थात ज़्यादा हमें पढ़ना ना पड़े। कॉन्सेप्ट से बेसिक से कॉन्सेप्ट लिया, उससे एक ट्रिक बनाई ताकि एक ही बार में सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे वो समास करेंगे, जितने भी टॉपिक करेंगे ट्रिक से, ठीक है। उसके बाद है संज्ञा। संज्ञा को हम समझेंगे बेसिक रूप से कि संज्ञा क्या है, कौन से इसके भेद हैं, कितने भेद हैं, कौन सा भेद किस भेद में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ चोरी, चोरी हमें लगता है क्रिया, जबकि ये भी एक भाववाचक संज्ञा होती है। इन सारे कॉन्सेप्ट को उसके बाद हम करेंगे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम को किस किस आधार पर बांटा गया है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और सर्वनाम क्या संज्ञा बन सकता है, क्या कोई सर्वनाम विशेषण बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम करेंगे विशेषण। विशेषण क्या है, कितने भेद होते हैं, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, किन किन प्रत्ययों की या उपसर्गों की इसको आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करें क्रिया विशेषण की, कि क्रिया विशेषण क्या है, कैसे पता चले कि कोई शब्द क्रिया विशेषण है या विशेषण है या संज्ञा है। उसके बाद बात करें क्रिया की, कि क्रिया क्या होती है, कितने इसके भेद होते हैं, किन किन आधारों पर बांटा जाता है, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, कर्मक क्रिया कौन सी होती है, ट्रिक के अनुसार ही करेंगे। उसके बाद वाच्य परिवर्तन, सबसे बड़ा सबसे मुश्किल टॉपिक भी कहा जाता है इसको, मगर हम करेंगे ट्रिक के अनुसार। मुझे केवल 3-4 सेकंड ही चाहिएगी आपको वाच्य समझाने में। आप देखते ही बता सकते हो विद इन सेकंड की वाच्य कौन सा है, कृत्रिम वाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक है, हम सारे के सारे जो टॉपिक करेंगे वो कॉन्सेप्ट से करेंगे और एक ट्रिक से करेंगे, ताकि हमें ना ये चीज़ समझनी है, ताकि शब्द को देख के हम उसका आंसर दे पाएँ। उसके बाद हम करेंगे अलंकार। अलंकार के भेद करेंगे। आपने देखा होगा कि लोग अलंकार करवाते हैं तो अनुप्रास अलंकार करवा देते हैं। अनुप्रास के खुद के 5 भेद होते हैं, लाटानुप्रास, शेखानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे शब्द। शब्द के भेद किस किस आधार पे होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा समास योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो इनको करेंगे। उसके बाद हम करेंगे छंद। तो इस प्रकार हम ये 13 टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एक क्लास में। तो बस उम्मीद है कि आप लगातार बने रहिएगा, और क्लास कैसी लगी वो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो टॉपिक के नाम लिख सकते हो। देखिएगा साथियों, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, मगर हम स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, और मैं कितना उसमें सफल हो पाता हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कॉम्पिटिटिव में, कि जो हिंदी शब्द है, कुछ एक हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो इस ऐप से शुरू से ही जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल से, उसको पता भी होगा हिंदी शब्द किस भाषा का है। हिंदी खुद एक भाषा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ हिंदी शब्द किस भाषा का है, ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने, किस भाषा का है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद संस्कृत का होगा क्योंकि संस्कृत से बनी है, या फिर हिंदी का ही होगा, हिंदी हमारी भाषा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, वो फारसी भाषा का है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। और जब ये आंसर मिल जाता है तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन डबल हो जाती है कि फारसी भाषा का कैसे हुआ, हिंदी तो खुद एक भाषा थी, या फिर हम संस्कृत से ले लेते, फारसी से कैसे लिया। पहले उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्त, हमारे पास जो सभ्यता थी उसका नाम था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, अर्थात हमारी सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता था। इसका रीज़न भी आपको पता है कि ये सिंधु नदी थी जो पाकिस्तान की तरफ जा रही है, और इसकी घाटी में हम रहते थे। इसकी घाटी में रहने के कारण हमें कहने लगे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और हमारी जो सभ्यता थी ना, वो एक ऐसी सभ्यता थी जिन्होंने औजार तो सारे बनाए हैं, हथियार एक भी नहीं बनाए, क्योंकि हमारी सभ्यता ने कभी आज तक
किसी पे भी हमला नहीं किया, किसी भी देश पे युद्ध नहीं किया पहले दफ़ा, ठीक है। अगर कोई हम पे युद्ध करता है तो हम उसके साथ आत्मरक्षा के लिए युद्ध करते हैं, मगर पहले बार बिना बात या मैं कहूँ कि ज़मीन हथियाने के लिए आज तक हमने कभी युद्ध नहीं किया किसी के साथ। आज तक का इतिहास है ये, आज तक का, ठीक है। तो ये जो सिंधु सभ्यता थी, वो सिंधु सभ्यता कैसी थी? वो सिंधु सभ्यता ऐसी थी जो खुद तो किसी के साथ युद्ध नहीं करती थी, मगर इनके ऊपर, इस सभ्यता के ऊपर या मैं कहूँ हमारे देश के ऊपर बहुत सारे आक्रमणकारियों ने युद्ध किया और हमारे ऊपर शासन किया। सबसे ज़्यादा कौन थे? सबसे ज़्यादा थे हमारे फारसी लोग, ठीक है, जिसको हम मुस्लिम लोग भी कह सकते हैं। मुस्लिम जो सभ्यताएं थी, जैसे आपने बाबर पढ़ाया, जितने भी ये सभ्यताएं थी, इन्होंने हमारे देश के ऊपर हमला किया। और ये अगर ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमारे ऊपर एक प्रकार से अधिकार कर लेंगे, तो कौन सी भाषा को लागू करेंगे? फारसी को। तो इन्होंने फारसी भाषा को लागू कर दिया। हमें लोग क्या बोलते थे? सिंध बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंध। शायद आपने पढ़ा होगा जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, सिंधबाज, अलिफ लैला एक नाटक आता था, उसमें एक व्यक्ति का नाम था सिंधबाज। सिंधु सभ्यता का बाजीगर था वो, इसलिए उसको सिंधबाज कहा जाता था, ठीक है, सिंधु सभ्यता। अब फारसी भाषा की एक अपनी एक कमी है कि फारसी भाषा में ये जो स है ना, इसको उच्चारण ह किया जाता है। इस स का उच्चारण ह, अर्थात वो इस स को ह बोलते हैं, जिस कारण वो सिंध से हिंद बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? हिंद। वो बोलने लग गए ये तो हिंद हैं। और किसी भी क्षेत्र की भाषा को ज्ञान करने के लिए, भाषा का नाम बनाने के लिए आज तक हमने क्या किया है? जैसे मैं बात करूँ पंजाब का, कि पंजाब की भाषा कौन सी है, या बिहार की भाषा कौन सी है, या नेपाल की भाषा कौन सी है। भाषा कोई भी हो, मगर जब इन भाषाओं का हम नाम देते हैं, बस बड़ी की मात्रा लगा देते हैं और बोलते हैं इसकी भाषा है। जैसे पंजाब की बोल देते हैं पंजाबी, बिहार की बिहारी, नेपाल की नेपाली। कोई मैथिली बोलता ही नहीं, वो ऐसे ही बिहारी, नेपाली। तो इसी प्रकार से हमारी भाषा का नाम पड़ गया था हिंदी। हमारी भाषा का नाम पड़ गया था हिंदी। तो बताइएगा ये हिंदी शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी? फारसी भाषा से, क्योंकि फारसी भाषा में स को ह कहा जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट सिद्ध हुआ। अब बात करते कि हिंदी शब्द जो था वो फारसी भाषा का था, ये तो सही है, मगर हिंदी की जगह पे, इस शब्द की जगह पे सबसे पहले, क्योंकि पहले तो सिंध कहा जाता था, इस शब्द की जगह पे सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? ये वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो अब तक पूछे भी जा चुके हैं। हिंदी शब्द की जगह पे सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया था प्यारे बच्चों। हिंदवी सबसे पहले हिंदी की जगह पर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया था। और किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था भाई। अमीर खुसरो सबसे पहले हिंदी की जगह पे हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया था। और किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ये तो था हिंदी शब्द के इतिहास की बात, कि हिंदी शब्द का इतिहास कैसा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाषा की। एक बार इसको आराम से देख लीजिएगा। हिंदी जो शब्द था वो फारसी भाषा का था, रीजन था। फारसी भाषा में स को ह बोलते हैं, तो वो हमें हिंद बोलने लग गए, जिससे हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुई। हिंदी की जगह पे सबसे पहले हिंदवी शब्द बना था, सबसे पहले इसको हिंदवी कहा जाता था। किसने कहा था सबसे पहले इसको? अमीर खुसरो ने अपनी बुक लिखी थी जिसके अंदर इसने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हिंदी शब्द की नहीं, हिंदी भाषा की। अब तक तो हमने बिल्कुल इतिहास से उठा लिया कि हिंदी शब्द ही कहाँ से आया है। अब भाषा की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने सुना होगा कि सबसे पहले हमारे पास एक भाषा थी जिसको भाषाओं की जननी कहा जाता है, अर्थात संस्कृत भाषा। अगर कोई पूछे हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, तो शायद सभी के मुंह पे शब्द होता है संस्कृत भाषा। ये गलत आंसर है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे पहले भाषा थी संस्कृत, ठीक है। और संस्कृत भी अलग अलग दो हिस्सों में बटी हुई थी। सबसे पहले संस्कृत का वैदिक संस्कृत जो यूज किया जाता था, वैदिक। सबसे पहले हमारे पास जो भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत का भी कौन सा? वैदिक संस्कृत वाला पार्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आई थी लौकिक संस्कृत। कौन सी भाई? लौकिक संस्कृत। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, चिंता मत करना। इस प्रकार से समझाया जाएगा कि स्टोरी की आपको पूरी जिंदगी याद रहे। वैदिक संस्कृत क्या थी भाई? वेदों में जिस संस्कृत का जिक्र किया गया है, सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। वो कई बार आ चुका है पेपरों में कि प्राचीनतम वेद किसे कहा जाता है, सबसे पुराना वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद में जो भाषा प्रयोग की गई थी वो वैदिक संस्कृत थी, अर्थात वो संस्कृत थी जो वैदिक संस्कृत कहलाई, क्योंकि वेदों की रचना इस भाषा में हुई है। उसके बाद जो संस्कृत बनी थी वो थोड़ी आसान कर दी गई
गई थी ताकि इसको लोग आराम से समझ सकें, जिसको लौकिक संस्कृत कहा गया। जो संस्कृत आज आप पढ़ते हो, राम है खादती, राम है पठती, ठीक है, यहाँ से हमें कुछ कुछ समझ में आ जाता है कि राम की बात चल रही है, खाना और पीना ऐसा कुछ या पढ़ना ऐसा कुछ चल रहा है। मगर वैदिक संस्कृत के शब्द भी हमें समझ में नहीं आते थे, इसीलिए लौकिक संस्कृत बनाई गई थी। अब सबसे पुरातनतम वेद वैदिक, ठीक है, ऋग्वेद, और ऋग्वेद जिस भाषा में बना था वो थी संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी आई थी? पाली भाषा, ठीक है। पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद अवहट, अवहट, अवहट के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी आई थी। अपभ्रंश के बाद हिंदी का जन्म हुआ था। कौन सी? प्राचीन, क्योंकि हिंदी भी 3 भागों में बटी है समय के आधार पे। प्राचीन काल की हिंदी, मध्यकाल की हिंदी और आधुनिक काल की। आधुनिक काल की जो खड़ी बोली है, खड़ी हिंदी है, वो कई बार क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल की जो खड़ी बोली है आपकी हिंदी है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है? तो शोर सैनी अपभ्रंश लिखोगे उस समय आप, शोर सैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है। अब ये बात थी। अब हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है भाई? हम कहेंगे अपभ्रंश से हुआ है जी हिंदी का जन्म, संस्कृत से नहीं कहेंगे, क्योंकि संस्कृत के बाद तो ये सारी भाषाएं हमारे सामने आई हैं। तो कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश है। अगर ऑप्शन में अपभ्रंश नहीं मिलता तो ऑप्शन में कई बार अवहट दे देता है, कि अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। तो कई बार वो क्या दे देता है? अवहट दे देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये बात थी कि हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है, या फिर मैं कहूँ हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, या मैं कहूँ किस भाषा से आई है। तो आप कहोगे अपभ्रंश से आई है, अर्थात अपभ्रंश के बाद हिंदी आई थी हमारे पास। इसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, अवहट से अपभ्रंश, अपभ्रंश से प्राचीन हिंदी। क्लियर? ये बात थी हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की, कि हिंदी भाषा कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक है। अभी हमने बात कर ली थी हिंदी शब्द की। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, ठीक है, कैसे आया, और हिंदी भाषा कहाँ से आई। चलिए आगे बात करते हैं। हम अब बात करते हैं हिंदी भाषा जो हमारे पास आई वो किस प्रकार से आई, वो उसका राजनीतिक रूप क्या था, उसका संवैधानिक रूप क्या था, उस चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हिंदी हमारी खालिस्तान भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, या हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। अब राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, या फिर मातृभाषा है। अब यहाँ पे जब ये बात आती है तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम संवैधानिक रूप से बात करें तो ना तो हिंदी हमारी मातृभाषा, ना ही हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। समझ लीजिए एक बार, मातृभाषा किसे कहा जाता है? जो भाषा हम अपनी माँ से सीखते हैं। तो पूरे भारत देश की अगर बात की जाए तो पूरे भारत देश हिंदी को मातृभाषा नहीं कह सकता, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। पंजाब वाले बच्चे अपनी माँ से अर्थात पहली भाषा पंजाबी सीखते हैं। अगर हम केरल की बात करें वहाँ पे भी हिंदी नहीं बोली जाती, इंग्लिश का ज़्यादा प्रचलन है, तो वहाँ पे भी इंग्लिश सीखते हैं। तो मातृभाषा हम इसको हमारे देश की मातृभाषा नहीं बोल सकते, हिंदी हमारे देश की मातृभाषा नहीं है। रीजन क्या है वो आपको पता चल गया। अब राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती हो। अब यही रीजन इसका है कि पूरे राष्ट्र में हिंदी को नहीं बोला जाता, ठीक है। बहुत सारे जगह पे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। पंजाब में पंजाबी यूज की जाती है, ठीक है, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। मगर हिंदी हमारी राजभाषा ही संवैधानिक रूप से है, अर्थात सारा राजकाज का काम हिंदी में होना चाहिए। होता नहीं है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मगर होना चाहिए, इसीलिए इसको राजभाषा बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया था। देखिए अब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया गया था। अब लिंक कीजिए इसके साथ, ठीक है। उसके बाद कौन सी अनुसूची थी? 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची थी? 8वीं अनुसूची। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, कौन सी अनुसूची के अनुसार हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 को कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। अनुच्छेद कौन सा था? 343वां अनुच्छेद था, जिसके अनुसार इसको राजभाषा माना गया। अब ये बात थी कि संवैधानिक रूप से जिसको हम कहें कि हिंदी किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगर बात करी जाए तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को, 22 भाषा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, संविधान के कितने अनुसार कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाएं, ठीक है। तो एक बार उतार दीजिए इसको, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि हमारे भारत देश में कितने भाषा परिवार हैं, हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। तो हमारे भारत देश की अगर बात की जाए, भारत देश में भाई, भारत देश में
4 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। अब यहाँ से जब आप क्लास देखोगे ना तो आप वास्तव में बोलोगे सर यूँ के यूँ क्वेश्चन यहाँ से आए थे। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते रहना। हाँ, क्लास कैसी लग रही है ये कमेंट साथ साथ जरूर करना भाई। कौन से टॉपिक में कितना मजा आया साथ में जरूर बताना। आपका ये कमेंट ही हमें थोड़ा सा ना प्रोत्साहन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, आगे थोड़ा सा मेहनत करने के लिए। ओके, तो 4 भाषा परिवार हैं हमारे भारत देश में। अगर सबसे पहले भाषा परिवार की बात की जाए तो कौन सा है? सबसे पहला भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार। नंबर 2 पे कौन सा है भाई? नंबर 2 पे भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार। नंबर 3 का जो भाषा परिवार है वो कौन सा है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और जो नंबर 4 वाला भाषा परिवार है ना उसका नाम है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अभी आपको लगेगा जी आप व्याकरण से कुछ हट गए हो, मगर आपको पता है इतिहास से भी हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता है। और मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा बकवास ना करके केवल कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से करवाएं। अदरवाइज आपको पता है इतने सारे आगे बढ़ने तक, वहाँ से लेके यहाँ तक मैं 4 घंटे की क्लास बना सकता था और वो सारी बातें बता सकता था जो शायद एग्जाम में कभी पूछी भी नहीं जाती। इसलिए हम केवल पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं बस एग्जाम के मद्देनजर। ठीक है, जो टीचिंग वाले एग्जाम होते हैं। उसके बाद 4 भाषा परिवार हैं हमारे पास। ये चारों के 4 भाषा परिवार आपने देख लिया। बात आती है कि जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी परिवार। भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, हिंदी जो भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, पहली बात। और भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। जल्दी से उतार लीजिएगा इसको, कितने भाषा परिवार हैं और सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बात की थी सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय। अगर बात करें सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार भारत की भाषा परिवारों का सबसे छोटा भाषा परिवार है। सबसे छोटा भाषा परिवार। ठीक है, अब भाषा परिवार की हमने बात कर ली, अब उसके बाद हिंदी की हमने बात कर ली। इन सभी भाषा परिवार के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस सबसे बड़ा सबसे छोटा कई बार पूछ लिया जाता है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा ये भी पूछ लिया जाता है, क्या पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी जो भाषा है ना वो कैसी भाषा है? हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा है। ये क्वेश्चन कई बार टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, तो जल्दी से उतारिए इसको। हिंदी जो भाषा है वो वियोगात्मक भाषा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि हमने अभी बात की थी कि हिंदी भाषा को प्राचीन भाषा, मध्य भाषा और आधुनिक भाषा के रूप में 3 भागों में बांटा गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि हिंदी को समय या काल के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो प्राचीन काल की हिंदी, जिसको आप प्राचीन हिंदी बोलोगे, एक मध्य काल की हिंदी और एक आधुनिक काल की हिंदी भाई, आधुनिक। ठीक है, काल के अनुसार अगर पूछा जाए, काल मतलब समय के अनुसार पूछा जाए तो हिंदी को 3 भागों में बांटा जाता है। उतारिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ण की। ठीक है, तो हिंदी भाषा में हम आ चुके हैं, हिंदी भाषा परिवार के बारे में जान लिए, हिंदी कैसी भाषा, वियोगात्मक भाषा, इसके बारे में जान लेते हैं। अब हम जानते हैं हिंदी भाषा को। यहाँ से आपकी प्योर व्याकरण स्टार्ट हो चुके, इतिहास यहाँ तक का था, इसके बारे में विशेष बातें यहाँ तक थी। ठीक है, अब जानिएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े हम ना कर सकें, ठीक है, उसको वर्ण कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है या सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, और वर्ण की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं स्वर और उसके बाद आते हैं व्यंजन। ठीक है, मगर हम थोड़ा सा डीपली इसको अगर पढ़ें तो जो वर्ण थे हमारे, जो सबसे छोटी इकाई थी, वो शुरुआत में 2 भागों में बांटे गए थे, बस 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग? एक तो था हमारा स्वर वाला भाग, ठीक है, और एक था हमारा व्यंजन। ये 2 भाग थे हमारे पास। स्वर में कौन कौन से थे?
13 स्वर थे उस टाइम पे, 13 स्वर। अगर हम बात करें ये 13 के 13 स्वर माने जाते थे और बाकी सारे व्यंजन माने जाते थे। ठीक है, स्वरों की परिभाषा क्या दी थी। अब बात करते हैं लक्षण और परिभाषा की। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि वो वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं, और वो वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं ली जाती वो स्वर कहलाते हैं। ये केवल लक्षण है, परिभाषा नहीं है। ठीक है, परिभाषा जान लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वर्ण जिनको बोलने में कोई अवरोध पैदा ना हो वो कहलाते हैं सघोष, अघोष, वर्ण, व्यंजन, स्वर। तो ये जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऐसी डेफिनेशन उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे वर्ण, जब मैं नहीं कहता कि किसी ने भी नहीं पढ़ी, बहुत सारे आपके अंदर महान लोग हैं, विद्वान लोग हैं जिन्होंने पढ़ी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए कोई अवरोध पैदा ना हो। परिभाषा क्या है, जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने में कोई अवरोध पैदा ना हो, कोई अवरोध मतलब रुकावट पैदा ना हो, पैदा न हो या कोई रुकावट ना आए, वो सारे के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये परिभाषा है। और जिन वर्णों को बोलने के लिए अवरोध पैदा होता है वो सारे के सारे कहलाते हैं व्यंजन। क्लियर। अब स्वरों की परिभाषा ये है, तो लक्षण देख लेते हैं कि स्वर होते कैसे कैसे हैं। उतार दीजिए एक बार इसको, आप वीडियो को स्किप नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पोज करके इसको उतार सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके लक्षण क्या थे स्वरों के, किसे कहा जाता था स्वर, कि जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो जब हमने 13 के 13 स्वर बना लिए थे तो आधुनिक जो हमारे विद्वान आए उन्होंने कहा कि जी आपने स्वरों को गलत बना लिया, आपने स्वरों की डेफिनेशन गलत दी है या फिर स्वरों को चुन गलत लिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने कहा कि जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती आपने उनको स्वर कहा है, मगर हमारे यहाँ पे तो दो ऐसे वर्ण भी है जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता लेनी पड़ती है और आपने उनको स्वरों में डाल रखा है। तो उनसे पूछा गया कौन से, तो उन्होंने कहा जी देखो, जब हमने अ लिखा तो उसके बाद लिखा अंग, जब हमने अ लिखा तो उसके बाद लिखा अह, अर्थात ये दो अंग और अह को तो बोलते भी हम ऐसे हैं अ अंग अह, अर्थात इन दोनों को बोलने के लिए अ का सहारा लेना पड़ रहा है, अंक और अह को। तो इसको स्वर कैसे मान ले हम, ये तो स्वर की कंडीशन में नहीं है, लक्षण नहीं मैच करते इनके। तो बाद में आने वाले समय में इनको स्वरों से बाहर कर दिया गया, और ये जो आपके हैं ये स्वर बच गए। और ये कितने थे, 11, संख्या कितनी थी इनकी, 11। तो आज के समय में स्वरों की संख्या कितनी है भाई, 11 है। अब कौन कौन से स्वर हैं वो ये देख लीजिएगा। कई बार आता है कि निम्न में से कौन सा स्वर की श्रेणी में नहीं आता, तो वहाँ पे कई बच्चे री को स्वर की श्रेणी में नहीं मानते। भाई री स्वर है, बल्कि ये तो तत्सम स्वर है, संस्कृत से आया स्वर है, इसमें तो कोई डेफिनेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत इन दोनों में थी। सब्जी वाला आ गया, 2 मिनट स्किप करना पड़ेगा, चलेगा। इसके बाद देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं तो फिर ये दो कहाँ पे गए, तो हिंदी भाषा ने इन दोनों के लिए अलग जगह बना दी और उसका नाम रख दिया अयोगवाह। क्या नाम रख दिया, अयोगवाह। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अयोगवाह है। हमारे पास ये दो वर्ण जो बचे हुए थे ना, अंग और अह, इसको अयोगवाह मान लिया गया। ठीक है, अयोगवाह जिन वर्णों को बोलने के लिए अ की सहायता लेनी पड़े, अर्थात बिना किसी की सहायता से जो ना बोले जाए इसके, मगर उनको पहले सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, ये दोनों अयोगवाह बना दिए और बाकी सब व्यंजन बना दिया। अब आप कहोगे जी सहायता तो इनको भी लेनी पड़ रही है बोलने में, तो इनको अयोगवाह क्यों नहीं बनाया गया, सुन लीजिएगा। इस क का मतलब क्या है, क प्लस अ। ठीक है, अ की सहायता लेनी पड़ी। अब इस अंग का मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब अ प्लस ये बिंदी, अर्थात पहले स्वर क लेना पड़ रहा है, मगर व्यंजनों में स्वर बाद में जुड़ता है, इसलिए व्यंजनों की कंडीशन अलग है, इनका लक्षण अलग है और इनका लक्षण अलग है। और आपको पता है सारे के सारे जो टॉपिक है व्याकरणिक, वो विज्ञान की दृष्टि से लक्षणों पर निर्धारित हैं, ऐसे ही नहीं रखे गए। ठीक है, इसलिए भाषा विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये देखिएगा, अर्थात इनके लक्षण अलग थे तो इनको अयोगवाह कहा गया और इनके लक्षण अलग थे तो इसको व्यंजन कहा गया। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या। अब क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी या मैं कहूँ कि हिंदी भाषा में अयोगवाहों की संख्या कितनी है। यह स्टेट में एक बार आ भी चुका है, अयोगवाहों की संख्या कितनी है, DT+ में भी आ चुका है।
और KVS में वर्णमाला में आया था, ठीक है। योगवाहों की संख्या कितनी है, तो भाषा में अगर पूछेगा 3, और अगर कहे कि हिंदी वर्णमाला में कितनी है, वर्णमाला में, तो आप कहोगे जी 2। अब बात ये आई कि ये 3 कहाँ से आए, ये तो 2 ही थे भाई। बात जब भाषा की आई ना कि भाषा में कितने हैं, तो आपको पता है ये तो होता है हमारा वर्णमाला में, और ये जो 2 बिंदियां होती हैं ये भी हमारा वर्णमाला में होता है। मगर एक ये चंद्र बिंदी होती है भाई, चंद्र बिंदी आपने लिखा ना, माँ लिखा तो ये लगाया, ठीक है। तो ये चंद्र बिंदी जो वर्णमाला में कहीं पे भी नहीं आई, मगर ये भी एक अयोगवाह है, क्योंकि इसको भी बिना किसी वर्ण के लिखा ही नहीं जा सकता। तो अगर भाषा में कहेगा, भाषा में तो हम इसका भी प्रयोग करते हैं ना, तो हम भाषा में 3 मानेंगे, 1 2 3, और वर्णमाला में कहेगा तो 2, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे आता ही नहीं है वो चंद्र बिंदी, ठीक है। अब इसके नाम को जान लेते हैं, थोड़ा सा नाम को भी जान लेते हैं। नाम को कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, अगर हम इस बिंदी की बात करें तो इसको कहा जाता है अनुस्वार, अनुस्वार। वैसे बच्चे इसको अंक की बिंदी बोलते हैं ना। और ये जो होते हैं ये कहलाते हैं विसर्ग, ये कहलाते हैं हमारे विसर्ग। और ये जो चंद्र बिंदी जिसको बच्चे बोलते हैं, इसको कहा जाता है अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। ये 3 इसके नाम है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा स्वर अनुनासिक युक्त है, कौन सा अनुस्वार युक्त है, कौन सा विसर्ग युक्त है। क्लियर, यहाँ तक उतार दीजिए भाई, यहाँ तक कोई समस्या तो बताइएगा। चलिएगा, अब हम जान लेते हैं व्यंजनों को। जब व्यंजनों की बारी आई तो व्यंजनों को किन किन नामों से जाना जाता है। अभी हमें केवल बेसिक वर्ण कर रहे हैं, इसके बाद हम स्पेशली जो इनके नाम है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ साथ में कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो यहाँ तक के वर्ण होते हैं ना, इन वर्णों को, ठीक है, इन वर्णों को किस नाम से जाना जाता है, इन दोनों वर्णों को किस नाम से जाना जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, और इन दोनों वर्णों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखेंगे 1 2 3 4, अर्थात ये 5 लाइन होगी, 1 2 3 4 5। और अगर ऐसे करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अर्थात 5 ये हो गए। देखेंगे तो ऐसे भी ये 5 है, ऐसे भी और ऐसे भी, अर्थात ये एक वर्ग बन चुका है ना। इसीलिए इन सारे वर्णों को वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है, वर्गीय, क्योंकि एक वर्ग के अंदर आते हैं, क से लेके म तक के वर्ण। वर्गीय व्यंजन या वर्गीय वर्ण भी बोल देते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्यों? क्योंकि क से लेके म तक के वर्ण वर्गीय व्यंजन है। ये हमारा कवर्ग कहलाता है, कवर्ग। कवर्ग का मतलब होता है क वाली पूरी लाइन। ये कहलाता है चवर्ग, चवर्ग का मतलब होता है च वाली पूरी लाइन। और ये होता है टवर्ग, ठीक है, ये होता है त वर्ग। ये त इसीलिए रखा गया कि त का वर्ग है ये पूरा, ठीक है, त वर्ग। और ये कहलाता है प वर्ग, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में 5, 1 2 3 4 5, च वर्ग में भी, त वर्ग में भी, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण। अब क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सा वर्गीय व्यंजन है, तो क से लेके म तक सारे के सारे वर्गीय व्यंजन है। क्वेश्चन आए कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, अगर वो संख्या पूछ लेता है तो आपको पता है 5 हमारे पास वर्ग है, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है, तो 5 गुणा 5 25, तो टोटल वर्ण कितने हो गए हैं हमारे 25 वर्ण ऐसे हैं या 25 व्यंजन ऐसे हैं जो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर, कौन से, क से लेके म तक, क ख ग घ अंग। पहली बात तो ये, बहुत सारे बच्चे इसको अड़ा बोल देते हैं, भाई अड़ा नहीं होता, ये अंग होता है, इसके साइड में बिंदी लगती है, क ख ग घ अंग, ठीक है, अड़ा नहीं, ये पुरातन समय से बोलते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक की कोई समस्या नहीं है। बात आई है कि ये ड और ढ अलग से क्यों निकाल दिए। हमने तो जब पढ़ते थे तो यहाँ पे बिंदी लगा रखी थी ड ढ की, मगर अब ये अलग से हो गए हैं। रीजन क्या है, क्या है रीजन, वो सुन लीजिए आप। इन दोनों का उच्चारण अलग है भाई, इसका उच्चारण अब अलग हो चुका है, इसका उच्चारण अलग हो चुका है, और इसको अलग से नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। अब आपको याद करवाएंगे कि उत्क्षिप्त क्यों। उत्क्षिप्त 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक तो है उत और एक है क्षिप्त। उत मतलब बाहर की तरफ, क्षिप्त मतलब फेंका गया, ठीक है। जब हम वर्णों को बोलेंगे अढ़ अढ़, तो हमारी जीवा बाहर की तरफ झटके से इस ध्वनि को फेंकेगी, अढ़ अढ़, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वर्णमाला से बाहर इनको फेंक दिया गया है, इसलिए उत्क्षिप्त कहा गया है, ऐसे याद कर सकते हो। रीजन इसका ये था बोलने वाला, ठीक है। अच्छा, इन्हीं को उत्क्षिप्त ताड़न जात भी कहा जाता है, ताड़न जात। ये ताड़न जात शब्द ना KVS में पूछा जा चुका है, एस्टेट में भी पूछा जा चुका है, एस्टेट में उत्क्षिप्त भी पूछा जा चुका है, JBT में भी पूछा जा चुका है, और स्क्रीनिंग में आया था एक, क्या था वो, द्विगुण, द्विगुण वर्ण भी इनको कहा जाता है। 3 नाम है दोस्तों इसके, द्विगुण भी कहा जाएगा, ताड़न जात भी और उत्क्षिप्त भी। और इसके 2 नाम है, इसको वर्गीय के साथ साथ स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श
व्यंजन, इन 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं य, र, ल, व, इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं इसके स्पेशली नाम की। चलो एक बार बेसिक बता देते हैं। इनको बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि य, र, ल, व को और क्या कहा जा सकता है। आपको पता है य, र, ल, व ऐसे वर्ण हैं, जब अष्टाध्यायी की बात करें, पाणिनि अष्टाध्यायी की बात करें, तो हमने अब हिंदी में तो क्या रखा, सबसे पहले स्वर, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मगर पाणिनि अष्टाध्यायी में सबसे पहले जो प्रयोग किए गए हैं वो है स्वर, और उसके बाद है ये य, र, ल, व, उसके बाद आते हैं क, ख, ग, घ, ध, स्वरों के जस्ट बाद ही आते हैं। इसीलिए इनको स्वरों के बाद वाले व्यंजन कहा गया है, ठीक है। और ये जो वर्ण है ये यण संधि से बनते हैं। एक संधि है, स्वर संधि का एक भेद है, यण संधि, उससे बनते हैं। इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, देखिए वैसे कोई भी स्वर आधा नहीं होता, स्वर हमेशा पूरे होते हैं, मगर ये 4 व्यंजन ऐसे हैं य, र, ल, व, जिनको अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा जा सकता है। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। अब बात सुनिएगा, अर्ध स्वर, मगर यहाँ पे ये जो य बनता है, ठीक है, ये जो र बनता है, ये जो ल बनता है, ये जो व बनता है, यह किसका बनता है? ई को य बन जाता है, ऊ को व बन जाता है, री को र बन जाता है, और लरी को ल बन जाता है। और आपको पता है री और लरी जो है संस्कृत के वर्ण हैं, संस्कृत तत्सम वर्ण हैं, तो हिंदी में इनको माना ही नहीं गया। हिंदी में केवल य और व, इन दोनों को ही अर्ध स्वर माना गया है। अर्थात जब आपसे पूछे निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है, तो आप य को और व को अर्ध स्वर मान लोगे। संस्कृत के अनुसार तो आप इसको ही मान लोगे, मगर हिंदी में, क्योंकि क्लास हिंदी की चल रही है ना, य और व को अर्ध स्वर भी माना गया है। क्लियर? क्यों माना गया है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके सामने। फिर भी कोई समस्या तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, श, श, श। ऊष्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा मुख से बाहर निकलती है, इसलिए ऊष्म कहा जाता है। अब इस ऊष्म व्यंजन में ज़्यादा मात्रा में क्यों निकलती है? क्योंकि जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा और तालु आपस में टच कर जाती हैं और हवा उसके बीच से घर्षण करती हुई निकलती है। घर्षण करते हुए निकलती है तो संघर्ष होता है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी, श, 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 ह, इन चारों वर्णों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। और हमसे जो पूछे जाते हैं ना वो यही है, अर्ध स्वर कौन से हैं, संघर्षी वर्ण कौन से हैं। ऊष्म क्यों पूछेगा, वो तो LKG UKG का बच्चा ही बता देगा। अंतस्थ क्यों पूछेगा, वो तो कोई भी बता देगा, ठीक है। स्पर्श क्यों पूछेगा, वर्गीय पूछेगा। ये ताड़न जात द्विगुण के बारे में पूछेगा, क्योंकि बेसिक बातें हमसे नहीं पूछी जाती। एक तो पूछ लेगा, कोई अलग बात हुई, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त वर्ण, और बात करते हैं ये वर्ण हो गए, ये इनको कहा जाता है आगत वर्ण। आगत, आगत क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी भाषा के हैं ही नहीं, ये फारसी से आए हैं। देखिए हमारा ज ये था, अगर इसके नीचे बिंदी लगी है तो ये फारसी भाषा का है, क्योंकि इस बिंदी को जो वर्णों के नीचे लगती है इसको हम बोलते हैं नुक्ता फारसी भाषा में। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये बिंदी हिंदी में है, किस चीज़ में, हिंदी में है, तो ये कहलाती है क्या, अभी बताया था, अनुस्वार कहलाती है जी, अनुस्वार हिंदी में। अगर यही बिंदी इंग्लिश में है, ENGLISH, तो ये कहलाती है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अगर यही बिंदी मैथ में है, अगर यही बिंदी मैथ में है तो ये कहलाती है दशमलव, ठीक है। और अगर यही बिंदी फारसी में है तो ये कहलाती है नुक्ता, नुक्ता, ठीक है। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए हमारा एक ये शब्द है फारसी भाषा में, ये शब्द है एक, सॉरी ये एक शब्द है, ये भी एक शब्द है और ये भी एक शब्द है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे नुक्ता ऊपर लगा है, यहाँ पे नुक्ता नीचे लगा है, ठीक है। अब इस शब्द का अर्थ है खुदा, इसका मतलब है खुदा और इसका मतलब है जुदा। तो उर्दू भाषाई कवि ने क्या अच्छी बात कही है कि नुक्ते का फेर भी, नुक्ता ही तो फिर है ना ऊपर से नीचे, नुक्ते का फेर भी खुदा से जुदा कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नुक्ता है। और हमको पता है कि हमारी हिंदी भाषा में इन दोनों वर्णों को छोड़ के किसी के भी नीचे नुक्ता नहीं लगता। देखिए अंग में बीच में लगा है, ड ढ के नीचे लगता है, और ये हमारा नुक्ता नहीं कहलाता। बाकी अगर मैं कोई भी वर्ण लिखूंगा, क लिखूंगा, नीचे बिंदी लगा दूं तो नुक्ता कहलाएगा, और ये फारसी वर्ण बन जाएगा, अर्थात आगत बन जाएगा।
रहेगा। अर्थात ये जो हमारे जिसको मानक वर्ण बोलते हैं ना, ये मानक वर्ण मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। ये क्या लिख रखे हैं? मानक वर्ण। इन मानक वर्ण से अलग कुछ भी आपको दिखाई दे तो आप उसको बोल सकते हो, इनसे अलग कुछ भी दिखाई दे तो आप बोल सकते हो सारे के सारे आगत वर्ण है, ये हमारी वर्णमाला के नहीं है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया हुआ, ठीक है, चलेगा। यहां तक कोई समस्या तो बोलिएगा, एक बार उतार लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं, मैंने कहा था कि क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनसे कोई शब्द ही नहीं बनता। देखिए हमने पढ़ा था क ख ग घ ङ खाली च छ ज झ य खाली, हमने इन तीनों को खाली पढ़ा था। बाकी त थ द ध न नल प फ ब भ म मछली, ये खाली क्यों बोले? क्योंकि इनसे कोई शब्द ही नहीं बनता। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने ऐसे वर्ण हैं जिनसे कोई शब्द नहीं बनता, तो 3 वर्ण है भाई जिनसे कोई शब्द नहीं बनता, ठीक है, जिनसे कोई शब्द नहीं बनता। देखिए एक तो है नहीं बनता, शब्द नहीं बनता, शब्द नहीं बनता। एक तो ये क्वेश्चन हुआ कि शब्द नहीं बनता, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि शब्द अशुद्ध बनता है, शब्द अशुद्ध बनता है, अशुद्ध बनता है। ऐसे वर्ण कौन से जिनसे शब्द अशुद्ध बनता है? देखिए साफ सी बात है, शब्द तो बनता है मगर वो अशुद्ध बनता है, तो नहीं बनता। तो ये वो 3 वर्ण हैं। अशुद्ध बनता है, ये 2 वर्ण हैं जिनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं करनी चाहिए वरना वो अशुद्ध शब्द कहलाएगा। देखिए अगर मान लो मुझे लिखना है ढोल और मैंने ढोल को ऐसे लिख दिया तो अशुद्ध शब्द है। ढोल कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। अर्थात हमें अगर किसी भी शब्द की शुरुआत करनी है तो वर्गीय व्यंजनों से, वर्गीय, इन दोनों वर्गीय से करनी पड़ेगी। अगर हम शुरुआत वाले वर्ण में बीच में लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बीच में लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शुरुआत में लगा दोगे, मान लो मैंने लिखना है डाक, ठीक है, और अगर शुरू में लगा दिया तो ये अशुद्ध शब्द है, हमें शुरू में तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बीच में लगा दो भाई, बीच में लगा दो खड़ग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थे 2 वो शब्द, 2 वो क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट थे कि ऐसे वर्ण जिनसे कोई शब्द नहीं बनता और ऐसे वर्ण की शब्द बनेगा तो अशुद्ध बनेगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको ना अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं, बेसिक रूप था इसका, यहाँ तक उतार लीजिए एक बार, चलेगा। अब हम बात करते हैं इन बेसिक से क्वेश्चनों की। क्या है कि संवृत स्वर किसे कहा जाता है, विवृत स्वर किसे कहा जाता है, अर्धविवृत स्वर किसे कहा जाता है, ठीक है। संवृत स्वर अ, ई बड़ी और ऊ बड़ा, इनको हम संवृत स्वर बोलते हैं। ध्यान रखना, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है इसको संवृत स्वर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अर्धसंवृत कौन सा होता है, इसी का जो छोटा रूप है वो आधा संवृत कहलाता है। अर्ध मतलब छोटा और संवृत मतलब बड़ा लगा लेना, ठीक है। उसके बाद विवृत स्वर कौन सा है, आ आई औ, ये हमारा क्या है, विवृत स्वर कहलाता है हिंदी भाषा में। लुंठित, र को हम लुंठित वर्ण मानते हैं, ल को हम पार्श्विक वर्ण मानते हैं। स्वर यंत्रीय वर्ण, ये ध्यान से देखना, ह जो वर्ण है हमारा वो स्वर यंत्रीय वर्ण कहलाता है, क्योंकि अह जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण के समान है। एक बार HSC के एग्जाम में पूछा गया था ह का उच्चारण किसके समान है, ह का उच्चारण विसर्गों के समान होता है, ठीक है। इसको स्वर यंत्रीय वर्ण भी कहा जाता है। अगर स्वर में ई, छोटी ई, बड़ी, छोटा ए और आई, ये जो हमारा होता है, अगर स्वर में आता है, मध्य स्वर में अ आता है हमारा, और पश्च स्वर में हमारा बड़ा आ, जिसको आ, ऊ छोटा, ऊ बड़ा, ओ और औ, ये हमारे पश्च स्वर में आते हैं, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और खासकर टीचिंग के जो एग्जाम होते हैं वहाँ के, तो ये मतलब एक प्रकार से सिलेक्टेड से क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। इनको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, चलेगा। ये हम कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे आते हैं कि वर्णमाला में सघोष कौन से, अघोष कौन से, अल्प प्राण कौन से, महाप्राण कौन से, आगत कौन से हैं, ठीक है। ये सारे वर्ण मैं यूट्यूब चैनल पे करवा भी चुका हूँ, वहाँ पे देख लेना, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों को मैं रिवाइज करवा दूँ, तो इसलिए मैं उसको यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं भाई, उसको मैं डबल नहीं बनाना चाहता। तो अब हम बात करते हैं संधि पे। संधि बिल्कुल ट्रिकली करेंगे हम, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, 5 मिनट में आपकी सारी संधि कंप्लीट हो जाएगी। बस एक बार सुनना है, आप पहले 2 सेकंड ध्यान से सुन लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। हमारे पास संधि के 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 टाइप्स, 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्या? एक क्वेश्चन होता है कि मध्वरी शब्द में संधि कौन सी है। कई बार शब्द को देके संधि पूछी जाती है, या फिर हमसे पूछता है सम प्लस वृत्त कि इस शब्द में संधि कौन सी है, अर्थात विच्छेद देके भी संधि पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर वो पूछ सकते हैं मध्वरी का विच्छेद क्या होगा, संधि मत बताइए, संधि विच्छेद कर दीजिए। तो तीसरी टाइप का ये क्वेश्चन होता है। चौथी टाइप का क्वेश्चन होता है कि सम प्लस वृत्त मिलकर क्या बनेगा, अर्थात संधियुक्त शब्द बताइए। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 5वीं टाइप ही नहीं होती संधि में। चारों टाइप को हम विद इन सेकेंड बता सकते हैं अगर हमें शॉर्टकट
आता हो तो। और मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको ये दिलाना चाहता हूँ, जिस बच्चे को एनआर भी नहीं आते ना, वो अभी 1 सेकंड में संधि बताएगा कौन सी है, और संधि पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा चाहे उसको एनआर भी ना आते हो। सुनिएगा, अभी आपको लग रहा होगा जी इसके लिए तो ये तो आपने ज़्यादा बड़ी झूठ बोल दी, ज़्यादा बड़ी मतलब एक प्रकार से बोल दिया बात, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता। वर्णमाला तो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी संधि बताएगा, देखते रहना आप, ये होगा अब जादू, अब लगेगा संधि का झाड़ा आपको, ठीक है। अब आपको मजे आने लगेंगे टॉपिक में, क्योंकि अब वो बेसिक सा टॉपिक था, उसमें कोई शॉर्टकट ज़्यादा नहीं था, इसमें सारा शॉर्टकट चलेगा अब, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास शब्द संधि कैसे पता चले, शब्द में, किसी भी शब्द में, पहले हम वो शॉर्टकट पे वही सिखा देते हैं। देखिए जो संधि होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि संधि में होता क्या है। संधि में 3 पार्ट होते हैं, बेसिक रूप यही कहते हैं ना कि एक तो स्वर संधि होती है, स्वर संधि आया ना, ठीक है, और एक होती है हमारी जी व्यंजन संधि, और एक होती है जी हमारी विसर्ग संधि। कौन सी जी? विसर्ग संधि। और तीनों की डेफिनेशन होती है जी क्या, बोला जी अगर स्वर के बाद स्वर आ जाए तो वो स्वर संधि कहलाएगी जी, ठीक है, मानते हैं। और अगर व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, या व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि कहलाएगी जी, ये बात भी सही है जी, ये डेफिनेशन है। और विसर्गों के बाद कोई स्वर आ जाता है या फिर व्यंजन आ जाता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है जी, क्लियर है। मगर यदि कोई बच्चा ये कहे कि इतनी सारी बात याद नहीं हो रही तो क्या करें, हमें कुछ नहीं करना। अगर वो विच्छेद दे के पूछ रहा है तो हमें बस प्लस के निशान को देखना है, विच्छेद दे के पूछ रहा है तो। जैसे किसी ने कहा सम प्लस वृत्त और बताइए संधि कौन सी है, तो हमें ये प्लस का निशान अर्थात ये चीज़ देखनी है। अगर प्लस के निशान से इस तरफ स्वर है तो वो स्वर संधि है, अगर इस तरफ व्यंजन है तो व्यंजन संधि है, और अगर इस तरफ विसर्ग है तो वो विसर्ग संधि है। दैट्स ऑल, हमें देखना ही नहीं उस तरफ क्या है क्या नहीं है, बस इस तरफ देखना है। अब बात आती है उन बच्चों की जिनको यही नहीं पता, जो पंजाबी भाषा पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, कि हिंदी के वर्णों का ही नहीं पता, स्वर कौन से व्यंजन कौन से है। आपने कहा था उनको ही पता चल जाएगा, बिल्कुल छोड़िए, इसको भी छोड़ दीजिए। आपको देखना है प्लस का निशान, अर्थात ये चीज अगर प्लस के निशान से जस्ट इस तरफ ये 2 बिंदियां लगी हुई हैं तो ये संधि कहलाएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया नमः प्लस कार, ठीक है, अभी प्लस के निशान से इस तरफ 2 बिंदियां है तो साफ सी बात है यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। जब तक प्लस के निशान से जस्ट इस तरफ 2 बिंदियां रहेंगी तब तक वो विसर्ग संधि कहलाएगी, चाहे उस तरफ आप स्वर लिखो, व्यंजन लिखो, कुछ भी लिखो। अब बात करते हैं अगर प्लस के निशान से इस तरफ ये हलंत लगा हुआ है, ये हलंत कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राक प्लस ते, अर्थात किसी भी वर्ण के नीचे ऐसे डंडा लगाते हैं ना छोटा सा, उसको हलंत बोलते हैं। अगर प्लस के निशान से इस तरफ वाले वर्ण को हलंत लगा हुआ है तो वो हमेशा व्यंजन संधि रहेगी, व्यंजन संधि। उस तरफ चाहे वो स्वर लिखे चाहे व्यंजन लिखे, कुछ भी लिखे, अर्थात आप पूरे शब्द को देखने से पहले बता सकते हो संधि कौन सी है। देखिए अब यहाँ पे अगर किसी ने पूरा शब्द नहीं भी लिखा, यहाँ तक ही लिखा है, तब भी आप बता दो विसर्ग संधि है, आगे आप कुछ भी लिख दो, अर्थात आप जो भी लिखने वाले हो विसर्ग संधि बनेगी, आप जो भी लिखने वाले हो व्यंजन संधि बनेगी। अब उसके बाद बात करते हैं अगर प्लस के निशान से इस तरफ ना तो ये 2 बिंदियां और ना ये हलंत, तो वो सारे के सारे स्वर संधि बनेगी। क्लियर। अभी आपका एक टेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि विद इन सेकेंड आप बताओगे, देखते हैं आपको पता चलता है या नहीं, विद इन सेकेंड आप बता पाते हो या नहीं कि संधि कौन सी है। समझ में नहीं आया तो स्किप करके दोबारा देख लेना भाई, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा वाक प्लस, बताइए संधि, कमेंट करके बताइए संधि कौन सी बनेगी। वाक प्लस ते लिख दिया, बताइए संधि कौन सी बनेगी। मैंने यहां पे लिख दिया मन है प्लस ताप, संधि बताइए कौन सी बनेगी। मैंने यहां पे लिख दिया गण प्लस ईश, संधि बताइए कौन सी बनेगी। हलंत है तो व्यंजन संधि, विसर्ग है तो विसर्ग संधि, ना तो हलंत ना विसर्ग तो साफ सी बात है स्वर संधि। अब यहाँ पे कोई कहेगा जी तो न था, अरे न में अ भी तो है, हलंत तो नहीं लगा अब तक, अर्थात ये सारे के सारे स्वर संधि बनेगी, ये सारी विसर्ग संधि बनेगी और सारी व्यंजन संधि बनेगी। बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई कैसा लगा तरीका संधि बताने का। हिंदी का सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा और सबसे जटिल विषय माना जाता है संधि, आपको विद इन सेकेंड करवा दिया। इससे भी आसान कोई संधि करवा सकता है क्या कि विद इन सेकेंड आप बता पाओ संधि कौन सी है। अभी तो देखा ही क्या, अभी तो ट्रेलर चल रहा था, अभी तो आप 4 टाइप हैं, चारों टाइप को विद इन सेकेंड बताओगे। मगर कमेंट जरूर करना साथियों कि वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और जितना हो उसके वीडियो को शेयर करना, ठीक है। ओके, तो चलिए करवाते हैं।
चलो सबसे पहले हम कर लेते हैं विसर्ग संधि ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यंजन, उसके बाद स्वर संधि कर लेंगे कि किसी भी शब्द को देख के कैसे पता चले कि वहाँ पे विसर्ग संधि है। जैसे मान लो मैंने तो यहाँ पे लिख दिया मैं, न, से, तय, आप है और पूछ लिया संधि बता दीजिए कौन सी है, स्वर संधि है क्या, व्यंजन संधि है क्या, विसर्ग संधि है क्या। इसको करने के लिए, इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टुकड़ा करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा प्लस के निशान से इस तरफ क्या है, हाँ या ना। मगर यदि कोई शब्द ही नया लिखा गया हो बच्चे के सामने, किसी बच्चे के सामने शब्द लिख दिया नया, उसने ये शब्द पहले कभी देखा ही नहीं, दुष्ट, तो वो कैसे बता पाएगा संधि कौन सी है। किसी बच्चे के सामने शब्द लिख दिया नया, लिख दिया आब्ज, उसको कैसे पता चलेगा संधि कौन सी है, वो तो टुकड़ा कर ही नहीं पाएगा। तो शब्द को देख के विदिन सेकंड कैसे पता चले, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए विदिन सेकंड वाले रूल को ही करवाते हैं। हम कोई आज बेसिक रूल नहीं कराएंगे, बेसिक रूल करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना, बेसिक सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज हम आपको पेपर के लिए पॉइंट टू पॉइंट बढ़ा रहे हैं कि आप बाद में ये जरूर बोलो पेपर देने के बाद सर काम आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई विसर्ग संधि, अगर किसी भी शब्द के बीच में, ध्यान से पढ़ना तीनों ही कॉन्सेप्ट, तब जाके आपके सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। किसी भी शब्द के बीच में अगर ये शय आधी आ जाए, ये शय आधी आ जाए, ये शय आधी आ जाए, या ये रे आधी आ जाए, या ओ की मात्रा आ जाए, तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। जान लेना ऐसा, जान लेना ऐसा। कैसे याद रखोगे इसको, देखो हिंदी में तीन ही शय होती है, मैंने तीनों शय लिख दी, ठीक है। ये क्या है, रे और ओ, तो आप याद रखना जहां पर विसर्ग संधि आएगी वहां पे तीनों शय बैठ के रोती हुई मिलेंगी। रोती हुई क्यों मिलेंगी, क्योंकि तीनों ही शय आधी होंगी, वहां पे रे भी आधी होगी, आधी रे ऊपर लगती है ऐसे, जैसे कर्ज, ठीक है। ये रे की बात कर रहा हूं मैं, ओ की मात्रा, ठीक है। चलो अब पूछ लेता हूं आपसे कि संधि है या नहीं है, कौन सी संधि है। 1 2 3 4 5 6 7 शब्द पूछ लेता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया दुष्ट, दुष्ट शब्द में संधि बता दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया पुरस्कार, पुरस्कार शब्द में संधि बता दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया मनस्ताप, मनस्ताप में संधि बता दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया दुशासन, दुशासन बता दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया निष्कपट, निष्कपट में संधि बता दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया पयोद, पयोद में संधि बता दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया सरोज, सरोज में संधि बता दो, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 8वां शब्द लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मनोज, मनोज शब्द में संधि बता दो कौन सी है। जिस भी शब्द में ये से आधी, ये से आधी, ये से आधी, रे आधी या ओ की मात्रा मिल जाए वहाँ पे विसर्ग संधि है। तो देखिएगा यहाँ पे ये मिल गया तो विसर्ग संधि है, यहाँ पे ये मिल गया तो इसमें भी विसर्ग संधि है, इसमें भी है आधा शय तो इसमें भी विसर्ग संधि है, इसमें आधा शय है तो इसमें विसर्ग संधि है, इसमें ये रहा आधा शय तो विसर्ग संधि है, इसमें ओ की मात्रा है तो विसर्ग संधि है, इसमें ओ की मात्रा है तो विसर्ग संधि है, ये रही ओ की मात्रा, तो यहाँ पे भी क्या है, विसर्ग संधि है। बताइएगा विदिन सेकंड नहीं पता चला क्या? क्या अभी आपको टुकड़ा करने की जरूरत पड़ रही है क्या कि इन शब्दों को टुकड़ा करना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा? नहीं, ये देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। हमें हमारे देश पे, हमारी शिक्षा प्रणाली पे और हमारी शिक्षा व्यवस्था पे पूरा नाज है। फ़र्क इतना है बस, अगर पढ़ाने वाला जिस दिन आपको अच्छा मिल गया ना, कोई अच्छा टैलेंटेड टीचर आपको पढ़ाने वाला मिल गया ना, उस दिन पढ़ने का मजा ही अलग आ जाएगा, ठीक है। और आप कहोगे सर ये बोलते हैं ना कि कम दिमाग चलता है ज़्यादा दिमाग चलता है, ये सब बकवास है। पढ़ाने वाला कैसा है और पढ़ाने वाला कैसा नहीं मिला, इसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। तो बताइए विदिन सेकंड संधि कौन सी है, पता चल गया, क्लियर। अब चौथी टाइप इसकी ये भी तो थी ना, मैंने कहा था 4 टाइप है, 3 टाइप हो गया, आपकी चौथी टाइप क्या थी? चौथी टाइप ये थी ना, कई बार वो पूछता है कि दुष्ट का संधि विच्छेद कर दीजिएगा, क्या हुआ? दुष्ट का संधि विच्छेद करके बताइए क्या बनेगा, हाँ या ना। ये भी तो पूछता है, वो कई बार पूछता है कि मनोज शब्द में बताइएगा उपसर्ग कौन सा, प्रत्यय कौन सा है, या फिर कहेगा मनोज शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिएगा, या पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए। पूछता है या नहीं पूछता, पहले बताइए। पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी विदिन सेकंड कर लेते हैं। इसको भी हम समझते हैं कि ट्रिक के अनुसार कैसे हम सोल्व करें। हमने कोई नियम अब तक तो नहीं किया ना, अब तक तो एक भी नियम नहीं पढ़ा विसर्ग संधि का, क्वेश्चन तो सोल्व हो गए। किसी ने कहा था ना, सुन लो ए पढ़ने वालों, कभी हम भी पढ़ा करते थे। सुन लो ए पढ़ने वालों, कभी हम भी पढ़ा करते थे। जितने नियम तुम पढ़ते हो ना, इतने तो हम छोड़ दिया करते थे। तो वही बात यहाँ पे है, ठीक है। देखिएगा, जिन भी वर्णों से आपको पता चले कि विसर्ग संधि है, जिन भी वर्णों ने आपको बताया कि यहाँ पे विसर्ग संधि है, वो वर्ण कौन से? एक तो ये शय, ये शय, ये शय, पता चल गया ना। कुछ नहीं करना आपको विच्छेद करते वक्त। जिस वर्ण ने आपको ये बताया ना विसर्ग संधि है, ध्यान से सुनो, भूलोगे नहीं कभी भी। जिन वर्णों ने आपको ये बताया है कि विसर्ग संधि है, उसी वर्ण को विसर्ग में बदल दो, बाकी यों का यों छोड़ दो। जैसे यहाँ पे दू यों का यों आ गया, इस वर्ण ने बताया था विसर्ग संधि है तो इसकी बना दी हमने विसर्ग, प्लस का निशान लगा के पीछे जो भी बचा वो यों का लिख दिया, तो इसका विच्छेद हो गया। दुष्ट का दूह प्लस है, पुरस्कार का विच्छेद तुम करो। अब पू लिख देंगे, र भी लिख देंगे, स को विसर्ग में बदल देंगे क्योंकि यही बता रहा था विसर्ग संधि है, प्लस का निशान लगा के कार्यों का लिख देंगे, हाँ या ना। मनस्ताप का भाई म लिख देंगे, न लिख देंगे, ये स बता रहा था विसर्ग संधि है तो विसर्ग बना दिया, तापियों का लिख देंगे, क्लियर।
अब बाकी शब्दों का संधि विच्छेद आपको कमेंट में बताना है। इतनी देर से मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, पसीने तो मुझे आ चुके हैं, आप कुछ करो या ना करो ये भी तो पता चलना चाहिए ना। बाकी सभी का संधि विच्छेद आपको कमेंट में करना है कि क्या बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 शब्दों का संधि विच्छेद आपको, चलो इसका भी कर देता हूँ, उनका शब्द संधि विच्छेद आप करोगे तो क्या बनेगा इसका बताइएगा, तुम ही बताओ भाई। मैं यों का लिख दूं, न भी यों का लिख दूं, ओ का बना देते हैं विसर्ग, प्लस में जय बच गया, वो यों का लिख दिया, मन प्लस जय बन गया, है ना। मजा आया नहीं क्लास में, ये भी कमेंट करके बताना, ओके। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बस आपसे इतना ही मांग रहा हूँ, ठीक है। पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी और कॉन्सेप्ट वाली। शायद क्लास आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर फुल कॉन्सेप्ट विद ट्रिक मिल सकते हैं भाई, मगर मुझे लगता है कि मुश्किल से मिलेगी। मिल सकते हैं नहीं मिल सकती आप बता देना, ओके। तो यहाँ तक कोई समस्या तो बताइएगा, ओके। चलिएगा, चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि की, कि व्यंजन संधि के शब्दों को देख के कैसा पता चले कि इसके अंदर व्यंजन संधि है, ठीक है। पूरे ध्यान से पढ़ते रहना साथियों, गलत नहीं होगा ये जिम्मेवारी मेरी, मगर ध्यान कितना रखोगे ये जिम्मेवारी आपकी। देखिए व्यंजन संधि को जब हम पढ़ेंगे तो हमें बस शब्द को देख के ही बताना है, तो साफ सी बात है कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर किसी भी शब्द में ये चंद्रबिंदु लिखा, सॉरी चंद्रबिंदु नहीं, बिंदी लगी मिल जाए, इसको अनुस्वार बोलते हैं, तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण देता रहूँ मैं, उदाहरण, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया संकल्प, संकल्प, अब देख के बता दो संधि कौन सी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अलंकार, अलंकार, तो यहाँ पे भी हमने एक बिंदी लगा दी, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। मैंने यहाँ पे लिख दिया संकर, तो यहाँ पे भी ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया संतोष, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संगणक, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं संजय। तो साफ सी बात है, जब तक मैं यहाँ पे बिंदी लगाता जाऊंगा तब तक ये व्यंजन संधि बनती जाएगी, क्लियर। तो इन सभी में क्या है, व्यंजन संधि। अब बताइएगा, देखते ही नहीं पता चल रहा है क्या, किसी भी शब्द को देखते ही नहीं पता चल रहा है क्या संधि कौन सी है, संधि कौन सी है। अच्छा, साथ साथ में विच्छेद भी करवा दें कि कैसे पता चले कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा। हाँ, मैंने वहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय नहीं लिखा था टॉपिक में, वो इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि जिसने संधि अच्छी तरीके से सीख ली उसको उपसर्ग प्रत्यय सीखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो देखिएगा कैसे पता चलेगा, अगर ये बिंदी लगी हुई है तो संधि है व्यंजन, संधि कौन सी है, व्यंजन। और अगर इसका विच्छेद करना है तो इस बिंदी को मैं में बदल देना, बाकी यों का छोड़ देना, विच्छेद बन जाएगा। आइए करके देखते हैं। संकल्प का संधि विच्छेद यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या बनेगा संकल्प का, स यों का यों, बिंदी यहाँ पे थी तो अभी लिख दो म, प्लस का निशान लगाओ, कल्प यों का लिख दो, कल्प, सम प्लस कल्प, ये लीजिए भाई बन गया संधि विच्छेद। अब कोई पूछे कि इसमें संधि विच्छेद नहीं, इसका उपसर्ग बताइए कौन सा है, अरे एक ही तो बात है, पहले वाला टुकड़ा सम उपसर्ग है, आया ना, ये हुई बात। अब इसका विच्छेद तुम कर दो भाई, क्या बनेगा, अ यों का यों, ल के ऊपर बिंदी है तो ल भी लिखना पड़ेगा। अब बिंदी का बना देंगे हम म, तो अलम प्लस कार बच गया, ये यों का ही लिखते हैं कार, तो अलंकार का संधि विच्छेद बनेगा अलम प्लस कार, ठीक है। अब संकर का क्या बनेगा, स के ऊपर ही बिंदी है तो स के बाद म लगा देंगे, प्लस कर बच गया, सम प्लस कर। संतोष का स म, क्योंकि स के ऊपर ही बिंदी है, प्लस तोष बच गया, तोष यों का लिख देंगे, तोष, सम प्लस तोष। संगणक का स यों का यों, बिंदी का बन जाएगा म, प्लस गणक यों का यों, गणक, ये लो सम प्लस गणक। संजय का स बिंदी का म प्लस जय, ये लो सम प्लस जय, संजय बन गया। ध्यान रखना, जब म बनाओ तो म को हलंत करना है, क्योंकि ये व्यंजन संधि है। अगर मान लो मैं इसको हलंत ना करता, ये रहा विच्छेद हमारा, हलंत ना करता, इसको ऐसे लिखता, स्वर संधि हो जाती है ना, क्योंकि प्लस के निशान से इस तरफ ना तो हलंत है और ना ही विसर्ग है, तो इसको हलंत जरूर करना है म को, ये म हलंत वाली होगी, क्लियर, समझ में आई बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, इसको रफ कर देता हूँ। वीडियो पॉज करके रोक के भी आप इसको ना देख सकते हो अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो। नंबर 2, अगर कोई भी शब्द ऐसा लिखा हुआ है जिसमें एक समान दो वर्ण इकट्ठे पड़े हैं, एक समान दो वर्ण इकट्ठे लिखे हुए हैं, जैसे उज्ज्वल, उ ज व ल, जैसे सज्जन, स ज न, जैसे उड्डयन, उडयन, वो दो वर्ण कुछ भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, जैसे जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। मतलब कोई भी दो एक समान वर्ण पड़े हों, जैसे उन्नति, उन्नति, ठीक है।
जैसे उन्नत, उन्नत, उन्नत किस्म है ना। तो मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसमें दो एक समान वर्ण इकट्ठे पड़े हों तो वहां पे भी क्या होता है भाई, व्यंजन संधि होती है। देखते ही बता देना कि व्यंजन संधि है जी, हमें तो पता चल गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका विच्छेद क्या होगा। ध्यान रखना, जो भी एक समान दो वर्ण पड़े हैं उनका जो पहला वर्ण है, देखिए दो वर्ण एक साथ समान पड़े होंगे एक साथ, उसका जो पहला वर्ण है ना, पहला, जैसे ये डबल डे है तो पहला डे, डबल जय है तो पहला जय, डबल जय है तो पहला जय, डबल नय है तो पहला नय, जो पहला वर्ण है ना उसको तय में बदलना है हमें। चाहे वो वर्ण कुछ भी हो, हमें बदलना है तय में। किसे बदलना है? तय में। हो गया संधि विच्छेद, तो कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊ यों का यों, दो वर्ण एक साथ है तो पहले को हम बदल देंगे तय में, पीछे वाले को यों का यों छोड़ देंगे, नथ यों का यों लिख देंगे, उत प्लस नथ, ये संधि विच्छेद बन गया। अब कोई पूछे कि उन्नत में उपसर्ग कौन सा है, यहाँ पे 90% बच्चे बोल के आएंगे उन उपसर्ग है, जबकि यहाँ पे उन नहीं उत उपसर्ग है। ये आपको पता है। अब क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया दो एक समान वर्ण थे, पहले वाला तय में बदलेगा तो उत उपसर्ग बनेगा, उन तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेगा उपसर्ग कौन सा है तो आपको पता है उज नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ऊ तो यों का यों, पहले जय का तय बन जाएगा प्लस जबल यों का यों, तो उत उपसर्ग बनेगा न कि उज। उसके बाद है सज्जन में, तो आपको पता है स पहला ज त में ही बदल जाएगा प्लस जन, सत प्लस जन। उसके बाद है उड्डयन, उड्डयन में क्या होगा, उत प्लस डयन। क्लियर? इन दोनों का विच्छेद आप करके बताओगे क्या बनेगा। कमेंट में कुछ तो काम करते रहो, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप भी मेहनत कर रहे थे। दोनों का आंसर बताइएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, दूसरा शॉर्टकट था ना ये, तीसरे पे चलते हैं। ये बताना है भाई कमेंट में, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अब बात आती है, अगर किसी भी शब्द में वर्ग का पांचवा वर्ण आधा मिल जाए या वर्ग का तीसरा वर्ण आधा मिल जाए तो वहां पर भी व्यंजन संधि होती है। पांचवा और तीसरा वर्ण कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। पांचवा वर्ण अंग, य, ण, न, म, आधा मतलब हलंत लगा दिया। तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ग, ज, ड, द, ब, ये वर्ग के तीसरे वर्ण होते हैं। अगर ये किसी भी शब्द में आधे मिल जाते हैं तो भी यहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। क्लियर? हाँ, कुछ एक बच्चे इनको याद रख पाएंगे। अब क्या करें भाई, करना क्या है, शॉर्टकट दे देते हैं। आप एक बात याद रखना, आज के जो टीचर हैं वो गजब का दंड देते हैं, गजब का दंड दे देते हैं। ठीक है, गजब का दंड, ये वाक्य याद रखो। इसके अंदर जितने भी वर्ण आए हैं अगर वो वर्ण कहीं पे भी आधा पड़ा है तो व्यंजन संधि है। क्लियर? गजब का दंड। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया वाग जाल लिख दिया। भाई बताइए संधि कौन सी है, गजब का दंड में ग आधा है, तो ये देखिए ये रहा व्यंजन संधि। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिग्दर्शन, संधि बताइएगा, व्यंजन संधि है जी, ग आधा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अब्ज, ब आधा है जी, व्यंजन संधि, हमें कुछ लेना देना ही नहीं है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया वाक कण, क आधा आ गया जी, पहला क, तो व्यंजन संधि। हाँ ध्यान रखना, एक तो डबल म, क्योंकि म अंतिम वर्ण है, और एक डबल क। मैंने कहा था ना डबल एक समान वर्ण मिल जाए तो पहले को क्या किस चीज में बदलोगे। हाँ, तो यहाँ पे अगर डबल म और डबल क मिल जाए तब आपको किसी में नहीं बदलना। ये डबल म अगर किसी भी शब्द में मिलता है तो एक म इस तरफ रख दो, एक इस तरफ, यूं का यूं, कोई चेंजिंग नहीं करनी। जैसे यहाँ पे वाक कण था तो इसका विच्छेद पता क्या बनेगा, वाक प्लस कण, क और म को किसी में नहीं बदलना। जैसे यहाँ पे सम्मान लिख दिया, मान, संधि वही है, व्यंजन ही रहेगी, संधि में बदलाव नहीं है, विच्छेद में, तो यहाँ पे सम प्लस मान हो जाएगा, सम प्लस मान। ठीक है, तो ये लीजिए भाई, ये होगी आपकी संधि पूरी शॉर्टकट के अनुसार। अब आप बता दो। अच्छा एक और है कि च छ, अगर च और छ भी अगर कहीं पे इकट्ठा मिल जाए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, या फिर नंबर 3, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण अण मिल जाए आपको तो वहां पर भी व्यंजन संधि होती है। तो यहां तक अगर कोई समस्या है तो बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। चलो अब बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होती है, कैसे पता चलता है किसी शब्द में स्वर संधि है नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि। अच्छा पूरे कॉन्सेप्ट को समझना तब जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि स्वर संधि खुद के 5 भेद होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद है इसके। अगर किसी भी शब्द के बीच में आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, क्योंकि दीर्घ बोल रहा हूँ ना, तो दीर्घ वर्ण जो भी मिल जाए
तो बड़ी री दो होती है, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। बड़ी री देख लो, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पित्री, तो ये छोटी री है क्योंकि एक बार लगी। अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ तो ये बड़ी री कहलाएगी, तब यहाँ पे दीर्घ संधि मानी जाएगी। मगर ये कहाँ पे मिले? शब्द के बीच में। ध्यान रहे, शब्द के बीच में, यहाँ पे नहीं मानी जाएगी, बीच में हो तो ठीक है। शुरुआत और लास्ट में ना मिले। गुण संधि कहाँ पे होगी? जहाँ पे, अच्छा पहले मैं इसके थोड़े से उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया विद्यालय, बड़ा आ है तो दीर्घ संधि है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रामायण। अब रामायण ऐसा शब्द है जहाँ पे अंत में न है मगर फिर भी दीर्घ संधि मानी जाएगी, ठीक है। दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं है तब आप व्यंजन बोल सकते हो, तो यहाँ पे भी क्या है? दीर्घ संधि मानी जाएगी। बीच में, लास्ट में हम नहीं देखेंगे आ बड़ी ई बड़े ऊ को। मैंने यहाँ पे लिख दिया नदीश, मैंने यहाँ पे लिख दिया कविश, मैंने यहाँ पे लिख दिया मतीश, ठीक है। या मैंने यहाँ पे लिख दिया साधुर्जा, यहाँ पे मैंने लिख दिया मधुरमी, ठीक है। तो जब तक मधुरमी, ऊ की मात्रा बड़ी, जब तक हम ये बड़े ऊ की, बड़ी ई की, बड़ा आ की और बड़ी री की मात्रा वाला एग्जाम्पल नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया पितृण, डबल री लगा दी, तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? शब्द को देख के आपको पता चल जाएगा संधि कौन सी है। अब बात करते हैं गुण संधि की। हिंदी भाषा का एक नियम है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राकेश, तो जब तक मैं शिरोरेखा नहीं लगाऊंगा, ये रेखा नहीं लगाऊंगा, तब तक शब्द पूरा नहीं माना जाएगा। इसको शिरोरेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये शिरोरेखा हमें ध्यान रखनी है। अगर शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा है, चाहे वो ए की हो, चाहे वो ओ की हो, चाहे आधे रे की हो, अगर शिरोरेखा के ऊपर ये 3 मात्रा आपको दिखाई दे रही है शब्द के बीच में, तो गुण संधि है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया राकेश, गुण संधि है। मैंने यहाँ पे लिख दिया महेश, गुण संधि है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रमेश, गुण संधि है। मैंने यहाँ पे लिख दिया विद्वेश, गुण संधि है। मैंने यहाँ पे लिख दिया वीरेंद्र, गुण संधि है। मैंने यहाँ पे लिख दिया नरेंद्र, गुण संधि है। जब तक ए की मात्रा आएगी, ओ की मैंने यहाँ, अच्छा ओ की मात्रा विसर्ग संधि में भी आती थी, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि दोनों जगह यहाँ पे आ सकती है। तो आपको कैसे पता चला कि विसर्ग संधि वाला वो कौन सा है, गुण संधि वाला कौन सा, ठीक है, लास्ट में। उससे पहले जैसे मानो यहाँ पे लिख दिया महोदय, ठीक है, तो आप बोलोगे गुण संधि एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट है आधे रे और को ओ का, ठीक है, जो यहाँ पे गुण संधि के साथ मैच करेगा। अगर ऑप्शन में गुण संधि नहीं है तो आप बोल दोगे विसर्ग संधि है। अगर विसर्ग संधि ऑप्शन में नहीं है तो गुण संधि। पहली बात तो ये कि जब स्वर संधि के भेद पूछे जाते हैं ना, तो वो विसर्ग संधि पूछता ही नहीं है, वो यहाँ पे देता है ऑप्शन में दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। और अगर वो विसर्ग संधि पूछता है तो फिर ये नहीं देता, फिर वो बोलता है स्वर, व्यंजन या विसर्ग। पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, फिर भी बाद में बता भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। महोदय या फिर सूर्योदय, ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। र वाला जैसे महर्षि, आपको लगेगा र तो अंत में है, या आप बीच में कह रहे थे, नहीं है, बोल के देखो, महर्षि, र बीच में बोला जा रहा है। र का एक नियम होता है कि जिस भी वर्ण के ऊपर लगेगा उससे वो पहले बोला जाएगा। जैसे देवर्षि, गुण संधि। जैसे सप्तर्षि, गुण संधि, ठीक है। ये लिख भी लेना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है गुण संधि के, ठीक। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। पॉज कर लेना भाई वीडियो को, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार रफ कर रहा हूँ ताकि थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्रॉस सकूँ। वृद्धि संधि, देखिए अगर मात्रा एक है तो गुण संधि है, और अगर मात्राओं की वृद्धि हो जाए, तो वहाँ पे वृद्धि संधि है, अर्थात डबल मात्रा मिल जाए तो वृद्धि संधि है। जैसे सदैव, आप देखते ही बता देना वृद्धि संधि है। जैसे महौज, आप देखते ही बता देना वृद्धि संधि है। जैसे वाकौत, देखते ही बता देना वृद्धि संधि है। क्लियर? डबल मात्रा ए और औ, बस दो ही चीज़ इसमें। यण संधि में देख लो भाई, यण संधि थोड़ा सा समझने का विषय, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर किसी भी शब्द में आपको य व र मिल जाए, मगर इन य व र से जस्ट पहले आधा वर्ण हो, आधा वर्ण, वो आधा वर्ण कोई भी हो सकता है, य से पहले कोई भी एक आधा वर्ण हो, या व से पहले कोई भी एक आधा वर्ण हो, या र से पहले कोई भी एक आधा वर्ण हो, तो वहाँ पे क्या होगा? यण संधि होगी। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। अब आप देखते ही बताना संधि कौन से है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इत्यपि, यह से पहले आधा वर्ण। मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यून, यह से पहले आधा वर्ण। अच्छा, ऊ की मात्रा भी आई है, बड़े ऊ की मात्रा। हो सकता है एक ही शब्द में 4-4, 5-5 कॉन्सेप्ट आ जाए, तब आपका आंसर क्या होगा? स्वर वाला, व्यंजन वाला, विसर्ग वाला, क्या? क्योंकि 5 कॉन्सेप्ट आए अलग अलग संधि के। भाई जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आएगा, देखो यहाँ पे न आधा है, उसके बाद य आया है, तो कॉन्सेप्ट पहले आया है यण संधि का, उसके बाद दीर्घ संधि का भी आया बड़ा, मगर हमें सबसे पहले यण संधि का कॉन्सेप्ट आया, तो हम इसमें यण संधि बोलेंगे, नहीं कि दीर्घ संधि। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मधुवरी, वैसे पहले आधा वर्ण है तो यण संधि। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इत्यादि, यह से पहले आधा वर्ण है
यण संधि। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्वागत, वैसे पहले आधा वर्ण है तो यण संधि। क्लियर, य वर्ण से पहले आधा वर्ण हो तो यण संधि होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दीजिए भाई। अब बात करते हैं अयादि संधि की। अयादि संधि क्या है? अगर किसी भी शब्द में आपको य व र तो दिखाई दे जाए मगर उनसे पहले आधा वर्ण नहीं पूरा वर्ण दिखाई दे जाए तो अयादि संधि होगी। जैसे पवन, कोई आधा वर्ण नहीं है, अयादि नहीं, सॉरी अयादि संधि होगी, यण नहीं होगी। पावन, अब्बी, गायक, यह तो है मगर आधा वर्ण नहीं है इससे पहले, अयादि संधि। पावक, पवित्र, मतलब कुछ भी शब्द लिखते जाओ जहां पे यह वर्ण से पहले पूरा वर्ण। क्लियर, तो ये थी आपकी कौन सी स्वर संधि। कोई समस्या तो बताइएगा। ओके, देखिएगा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1। मैं चाहता हूँ कि मतलब 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी क्लास ना बनाऊँ। वैसे एक बार तो लग रहा था कि पूरी क्लास में डाल दें मगर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सही होगा। 1-1 घंटे के 3 पार्ट बना देते हैं, पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। आप लगातार भी इसको देख सकते हो 3 घंटे में, ठीक है। और इसके बाद हमारे जो भी टॉपिक बचे हैं वो टॉपिक मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से बचे हैं। हमारे टॉपिक बच गए हैं समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, वाच्य, अलंकार, शब्द, योग। ये 2 पार्ट में और हम बना देंगे, ठीक है। एक पार्ट आपका हो चुका है। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। और नेक्स्ट अगर आपके अच्छे व्यू आते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक्स।